Hello, Matujam, and you're watching Morning Pulse on Onbil TV. In a key development on women's reservation bill and the vision of Vikshit Bharat, activist Varsha Mishra has voiced strong support for the proposal. She called the 33% reservation for women a commendable and potentially historic step, expressing hope that all political parties will back it. Mishra highlighted that women's representation in politics remains limited and often lacks grassroots connection, with many not fully reflecting the struggles of ordinary women. She also stressed that critical issues like violence and injustice against women are frequently unrepresented, making the bill crucial for true empowerment and stronger representation in Indian politics. देखिए, हमारे जो पीएम मोदी जी हैं उनकी ये बहुत ही शुभ मनोकामना है और जो पारित होगा संसद में 16, 17, 18 अप्रैल को। और मुझे लगता है कि सारे ही दलों से उनको समर्थन मिलेगा। और वो जो 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं उसकी हम लोग बहुत ज़्यादा उनको शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। और सारी वुमेन्स के लिए बहुत ही ज़्यादा वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बहुत बड़ा दिन है। जब ये बिल पास हो जाएगा तो कम से कम पॉलिटिक्स में जहां वुमेन्स की जो संख्या है नगण्य है, और उसमें भी राज्यसभा वगैरह में इस तरह की भी महिला हैं जो सरकार की तरफ से उनको बनाया गया होता है, वो एक मुझे नहीं लगता है कि वो वुमेन्स के लिए आवाज नहीं किया होता है। वो जमीन से उठ के नहीं आई होती हैं कि उन्होंने जो सबसे लोअर क्लास की महिलाओं से लेके उच्च क्लास की महिलाओं का दुख, दर्द, तकलीफ और उनकी समस्याएं समझी हो, ऐसा मुझे नहीं लगता है। बहुत बड़े मामले ऐसे होते हैं हमारे देश में कि जहां वुमेन्स पे इतना घोर अत्याचार हो रहा होता है, मर्डर, रेप और बहुत ही जघन्य केस होते हैं। उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि पार्लियामेंट में जो महिलाएं होती हैं, अगर उनकी सरकार है वहाँ पे उस स्टेट में, तो वो उस स्टेट की जो महिलाओं के साथ ये दुष्कर्म हुए होते हैं या अत्याचार हुए होते हैं उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मोदी जी को तो बधाई है, हम और सारी महिलाओं को भी है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी दो चीज़ें हैं इसमें कि देखिए, ये जो जनगणना हुई थी वो बहुत पहले हुई थी, मतलब आई थिंक 2005, 25 या 26 में। तो अब जब 29 में ये बिल लागू होगा तो 29 तक महिलाओं की जनसंख्या जो है वो बढ़ चुकी होगी, मेरे ख्याल से पॉपुलेशन बढ़ी होगी। और दूसरी चीज़ है कि ये जो 33% का जो आंकड़ा सरकार दे रही है, जो एक नंबर दे रही है, उससे थोड़ा सा मुझे विरोध है कि हमारे देश में पुरुष और स्त्री की संख्या लगभग इक्वल है। मतलब जो आधी आबादी है वो वुमेन्स की है, तो उनको 50% आरक्षण मिलना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप 33% का नंबर दे रहे हो, वो अगर आपके कैंडिडेट हो गए, उसके बाद अगर कोई वुमन डिजर्व करती है पॉलिटिक्स में आना, चुनाव लड़ना, तो उसके दरवाजे बंद कर दिए आपने। तो ये मुझे लगता है कि 33% आरक्षण जो है वो मैंडेटरी होना चाहिए। और उसके अलावा भी जो वुमेन्स अगर लड़ना चाहती हैं तो 50% तक उनको लड़ने का मौका मिलना चाहिए इलेक्शन। और उनको वुमेन्स का देखिए, मुझे ये लगता है कि मुझे वुमेन्स का ही नहीं, मैं ये बहुत मुखर रूप से कहना चाहती हूँ कि इंडिया में जो कैंडिडेट जीत रहे हैं वो सिर्फ पार्टी के नाम पे जीत रहे हैं। जो पब्लिक है, लोग हैं इतना, और हम आप देख लीजिएगा, कोई भी पार्टी है वो सिर्फ जाति के हिसाब से कहाँ किस जाति की कितनी पॉपुलेशन है, उस हिसाब से किसी भी भ्रष्टाचारी, किसी भी जो पॉलिटिक्स में नहीं इन्वॉल्व होते हैं या वो उनको कोई नहीं जानता है, उनको भी टिकट दे देते हैं। और हिंदू मुस्लिम का या किसी भी तरह के इस तरह के मामले इस तरह से उठा दिए जाते हैं कि अगर मुस्लिम कैंडिडेट है, उसको अगर कहीं ABCD भी नहीं पता है, पॉलिटिक्स का P भी नहीं पता है, उसके बाद भी लोग सिर्फ जाति के नाम पे उसको वोट देते हैं कि हमारी जात का इंसान है। और इसी तरह हिंदू में भी है। तो ये मैं लोगों से कहती हूँ कि आप देखिए, अमेरिका का ताज़ा दाखला देख रहे हैं कि ट्रंप ने क्या दुनिया में तबाही मचा रखी है। तो मैं ये कहती हूँ कि लोग जो हैं
वो जाति से उठें। सबसे बड़ा तो पार्टी को ये देखना चाहिए कि कौन कैंडिडेट कितना योग्य है और देश की जनता के लिए की क्या सेवा कर सकता है, उनके समस्याओं को कैसे हल कर सकता है, कितना लोगों के बीच में अवेलेबल रहता है। आप ये देखिए कि सारे नेता, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो, जब एक बार वो जीत जाते हैं उसके बाद वो अपने बंगलोज में अपनी गाड़ी में बंद हो जाते हैं। एक सामान्य जनता के लिए वो अवेलेबल नहीं रहते हैं और ना वो लोगों का काम कराते हैं। वो 5 साल बाद जब फिर से और मुझे ये लगता है कि हर पार्टी को हर बार नए कैंडिडेट देने चाहिए पब्लिक को, ताकि और लोगों को भी सेवा का मौका मिले। और वुमेन्स को तो स्पेशली देना चाहिए, क्योंकि देखिए वुमेन्स जो होती हैं घर में, वो अपनी भी समस्या उठा सकती हैं और पुरुषों की भी, क्योंकि पुरुष उनके पिता हो सकते हैं, उनके पति हो सकते हैं, उनके बच्चे हो सकते हैं, सन हो सकते हैं, उनकी बहू हो सकती है, उनकी बेटी हो सकती है। वो सभी की समस्याएं समझती हैं और उनके वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, वो मुझे लग रहा है वुमन ज़्यादा अच्छे से समझती हैं। और अगर सक्षम, योग्य और जो जुझारू महिलाएं होती हैं कि जिनको समाज के लिए, इस देश के लिए ये कुछ करना है, सिर्फ रबर स्टैंप बनकर किसी पार्टी की लोकसभा में उनको शोभा नहीं बढ़ानी है, उनको सही में कुछ करना है, उनको मौका मिलना चाहिए। और सिर्फ इसलिए नहीं मिलना चाहिए कि वो इस पार्टी से है या इस जाति से है। मुझे लगता है कि जो योग्य है, जो देश की सेवा कर सकता है, जो देश की समस्या उठा सकता है, उनको मौका, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। और मुझे ये साफ सीधा हिसाब तो यही है मोदी जी कि 50% पॉपुलेशन इंडिया में वुमेन्स की है, तो 33% आरक्षण क्यों? 50% अगर आप करते तो सही में बहुत स्वागत योग्य कदम होता। Meanwhile, Congress leader Shama Mohammed has welcomed the move, expressing happiness over the amendment. She said the step will pave the way for greater participation of women in politics, ensuring more representation and inclusivity in decision-making processes. Well, see, the Prime Minister of India had put this, the Women's Reservation Bill came out in 2010. We passed it in the Rajya Sabha. We couldn't do it in the Lok Sabha, the UPA government. And we tried our best. Now, they came in 2014, they had a majority. They had a majority in 2019. They did not pass it. But right now, they've decided all of a sudden to pass the bill because they're going to amend it. And this particular bill came in 24, if I'm not wrong. So we should have had it by now. 29 elections right now. 26 elections of Kerala, we could have had it. But they have again postponed it from that because they have to amend certain things in the constitution. I am very happy that the bill has been amended and we can have women, the 33%, come in as quickly as possible. Apart from Kerala, Puducherry and Assam is also going on. Are you going to voting for the case? Well, you see, Himanta Biswa Sarma is very corrupt. He wins vote on communalism. And as you've seen, the Chief Minister had taken a gun out. There was a video where he's shooting Muslims. So this man has to go. He's dangerous. He's dangerous for India because he practices polarization and communalism and nothing else. Actress and wife of Assam Minister Bijosh Hazarika, Ami Barua, has also welcomed the move, calling it a very positive development. She noted that women already form a significant presence in public spaces and emphasized that they are now set to play a greater role in governance as well. Barua highlighted that women bring a unique approach and impact across all fields, expressing confidence that increased representation will help take society to greater heights. She also praised Prime Minister Narendra Modi for consistently working towards bringing women to the forefront. मोदी जी आज ट्वीट किए हैं, बोले हैं कि 2029 में वुमेन रिजर्वेशन बिल लागू किया जाएगा 33%। असेंबली में और पार्लियामेंट। ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि जितना भी मीटिंग्स हमने की है सभाओं में, हमने देखा है कि महिलाओं की उपस्थिति सबसे ज्यादा होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। महिलाएं अभी सिर्फ घर ही नहीं चलाते हैं, देश भी चलाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है। रिजर्वेशन 33% मिलेगा, बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है कि महिला आगे आना चाहिए क्योंकि महिलाएं उनका जो हर जगह पे उनका जो
मतलब से होता है, उनका जो काम करने का तरीका होता है, मुझे लगता है कि हमारे समाज को और आगे लेके जाएंगे। मोदी जी का स्टेप को कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं महिला होते हुए मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये जो रिजर्वेशन है वो 2029 में लागू होगा, फिर अभी डिस्कशन हुआ था, जो विकसित भारत है वो बड़ा योगदान होगा महिलाओं का, वो भी मोदी जी बोले। हाँ, वो तो मोदी जी हमेशा से महिलाओं को आगे लाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए तो हम गर्व से बोलते हैं कि हमारे प्रेसिडेंट मैम भी महिला है। तो वो हर कोई चाहते हैं कि असम ही नहीं पूरा भारत आगे जाए, और मैं तो असमिया हूँ तो मैं हमेशा चाहती हूँ कि हमारा असम आगे जाए। तो असम और भारत एक साथ आगे जाए, यही चाहती हूँ। मोदी जी को स्वागत करते हैं। निश्चित, बहुत बहुत स्वागत है। Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami has highlighted India's growing strength in defence under Prime Minister Narendra Modi's leadership. He said India has moved from dependence on imports to becoming a major producer and exporter of defence equipment, calling it a key milestone in the journey towards Atmanirbhar Bharat. Citing figures, Dhami noted that defence production has risen from around 46,000 crore in 2014 to 15 to over rupees 1.54 lakh crore by 2025, while exports have surged from 1,000 crore to nearly 38,000 crore. आज जब भी कोई देश के अंदर इस प्रकार की बात आती है तो आज देखिए कि चाहे कोई सर्जिकल स्ट्राइक करनी हो, कोई गलवान की घटना हो, पुलवामा की घटना हो, या देश के किसी भी, या अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, सारे ही समय पर आज हमारा देश अपने पैरों पर मजबूती से खड़ा है। आज आत्मनिर्भर भारत है, और पहले के समय में छोटे छोटे रक्षा के उपकरण खरीदने के लिए भी हमें दुनिया के दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में, जब से मोदी जी का चमत्कारिक नेतृत्व आया है, आज हम हथियार बनाने वाले, रक्षा के सामग्री का निर्यात करने वाले देशों की सूची में भी हम दुनिया के टॉप सूची में हैं। पहले नंबर की सूचियों में आज हमारा भी नाम होने लगा है। आज मेक इन इंडिया हो या मेक फॉर द वर्ल्ड तक की ये यात्रा हमारी बढ़ती हुई शक्ति और सामर्थ्य को प्रदर्शित करती है। 2014-15 में भारत का रक्षा का उत्पादन लगभग 46,000 करोड़ रुपए होता था, मात्र 46,000 करोड़ रुपए होता था। वो वर्ष 2025 में बढ़कर 3 गुना से भी अधिक हो गया, 1,54,000 करोड़ रुपए से इस आंकड़े को पार करके ऐतिहासिक स्तर पर पहुंच गया। यानी 3 गुना रक्षा का जो है हमारा ये रक्षा उत्पादन बढ़ गया है। इसी प्रकार रक्षा निर्यात में भी उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई है। एक रिकॉर्ड बना है कि 38,000 करोड़ रुपए तक आज हमारा निर्यात पहुंच गया है, जो 2014 में जब तक मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे, जो आज 38,000 करोड़ रुपए का रक्षा निर्यात है भाइयों बहनों, वो रक्षा निर्यात मात्र 1,000 करोड़ रुपए का होता था। यानी कितना, 38 गुना आज 2014 की तुलना में ये। While addressing a public gathering, Prime Minister Narendra Modi emphasized the need for cooperation between the centre and the state government for Bengal's development. He stated that a double-engine government is essential to accelerate growth and make the state self-reliant, particularly in sectors like fisheries and the blue economy. Highlighting key initiatives, the Prime Minister noted that the centre created a dedicated Ministry of Fisheries, expanded financial support through Kisan credit cards and introduced insurance coverage for fishermen. He added that a BJP government in the state would ensure faster and more effective implementation of central welfare schemes. बंगाल का फायदा पीएम से नफरत में नहीं है, पीएम और सीएम दोनों मिलकर काम करें, इसमें लोगों का लाभ है। इसलिए बंगाल में बीजेपी की डबल इंजन सरकार बहुत जरूरी है। डबल इंजन सरकार बंगाल को फिशरीज में, सी फूड में आत्मनिर्भर बनाएगी। साथियों, मछुआरों को जो पहले कभी नहीं मिलता था, वो बीजेपी सरकार ने दिलाया है। फिर फिशरीज का अलग मंत्रालय बीजेपी ने बनाया। आजादी के इतने दशकों के बाद फिशरमैन परिवार
ब्लू इकोनॉमी, इन सब के लिए दशकों बाद पहली बार हमारी सरकार ने फिशरीज मंत्रालय अलग बनाया, मिनिस्ट्री बनाई। इतना ही नहीं, अलग बजट, रिकॉर्ड बजट दिया है बीजेपी ने। मछुआरों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, केसीसी बीजेपी ने दिया। मछुआरों के लिए 5 लाख रुपए तक का बीमा बीजेपी ने दिया। लाखों मछुआरे साथी इसका फायदा उठा चुके हैं। साथियों, बीजेपी की सरकार बनने से केंद्र की हर स्कीम यहां तेजी से लागू होगी। इससे धान किसानों को, आलू किसानों को, पान किसानों को, सब किसानों को फायदा ही फायदा होगा। Addressing a public gathering, Prime Minister Narendra Modi highlighted the growth in fish production in PJP ruled states, citing examples of Bihar and Assam. He said states that once depended on fish imports have now become self-reliant and are even exporting to others, attributing this progress to central government policies. The Prime Minister credited the PM Matsya Sampata scheme for boosting fish and shrimp production across the country. He also alleged that in West Bengal, the scheme is not being effectively implemented, impacting the welfare of fishermen. जबकि यहां बीजेपी या एनडीए सरकार जहां जहां है, वहां मछली उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। आपके पड़ोस में बिहार भी कभी दूसरे राज्यों से मछली मंगाता था, लेकिन बीजेपी सरकार की नीतियों का नतीजा है कि बिहार में मछली उत्पादन करीब करीब 2 गुना हो गया। आज बिहार बाहर से मछली नहीं मंगवाता, बिहार की मछली बाहर भेजने के लिए वो ताकतवर बन गया है। आज बिहार दूसरे राज्यों को मछली भेजने लगा है। 10 साल पहले असम भी दूसरे राज्यों से फिश इंपोर्ट करता था, मछली मंगवाता था। बीते दशक में वहां भी फिश प्रोडक्शन डबल हुआ, 2 गुना हुआ। आज असम भी अपनी फिश की रिक्वायरमेंट तो पूरी करता है, दूसरे राज्यों को भी फिश एक्सपोर्ट करता है। साथियों, देश में फिश प्रोडक्शन, श्रिम्प प्रोडक्शन इतना बढ़ा, तो इसमें बड़ी भूमिका पीएम मत्स्य संपदा स्कीम की है। इस स्कीम में क्योंकि पीएम शब्द आता है, ये अहंकारी टीएमसी को पसंद नहीं है। ये भारत के संविधान का अपमान कर रही है। इसलिए मछुआरों के फायदे की योजना को ठीक से लागू नहीं किया जा रहा है। इनको पीएम शब्द से इतनी नफरत है कि पीएम नाम से जुड़ी हर स्कीम का या तो नाम बदल देते हैं या लागू ही नहीं करते हैं। जैसे गरीबों के घर की योजना है पीएम आवास, इसका नाम बदल दिया और उसमें से असली गरीबों, असली हकदारों के नाम ही काट दिए। ऐसे ही आयुष्मान भारत, पीएम जन आरोग्य योजना है। इससे हर गरीब परिवार को, 70 वर्ष से ऊपर के हर बुजुर्ग को मुफ्त इलाज मिलता है, क्योंकि इसमें पीएम लिखा हुआ है। तो ये योजना भी टीएमसी वाले बंगाल में लागू नहीं होने देते। मैं मानता हूं कि टीएमसी के बड़े नेताओं को मुझसे नफरत है,
लेकिन इस नफरत में इन्होंने पीएम शब्द को भी नहीं छोड़ा। ये तो संविधान का दिया हुआ शब्द है, देश की जनता ने दिया हुआ शब्द है। ये जन्म से मैं लेकर के नहीं आया हूं। इस वजह से नुकसान बंगाल के गरीब का, बुजुर्ग मां बाप का हो रहा है, आप सभी का हो रहा है। Minister of State for Railways V. Somana has said that regular instructions are issued to railway officials to address key public concerns and ensure prompt action on the ground. He emphasized that continuous monitoring meetings and increased government allocations are helping translate Prime Minister Narendra Modi's vision into reality. Somana added that strengthening district is key to build a strong nation, with railways playing a crucial role as public lifeline. Highlighting regional needs, he noted that tourist hubs like Mysore require special train services and officials are working to meet rising demand. हमारा इंस्पेक्शन रेलवे में एक रूटीन वर्क है, मैं जाता रहता है, किधर किधर जाने का जाता रहा। इससे ये यहाँ टाइप कुमार स्वामी मुझे एक लेटर भेजा था, सभी एक टाइम जाएंगे कर को। अब ये जा रहा हूँ, मैं भी आ रहा हूँ, भी आ रहा है। बाद में हमारा मंजुनाथ को बुला को है, किधर किधर प्रॉब्लम उधर उधर देखो, स्माल क्या प्रॉब्लम है सभी उधर सॉल्व कर जाता रहता है। ये नॉट ओनली दिस टुडे, मैं कब मंत्री हुआ वहाँ से यहाँ तक हमारा ऑफिसर हम 100 लोग सब भी जाता रहता है। स्मॉल प्रॉब्लम क्या है उसको ऑफिसर का ज्ञान को लेकर आता है, 2 मिनट में सब सॉल्व हो रहा है। ये बहुत अच्छा काम है। पब्लिक को क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, मोदी जी का एक संदेश कैसा चल रहा है, बाद में हमारा मंत्री अश्विनी वैष्णव कैसा कैसा काम चल रहा है, ये सब भी बात करने का ये बहुत मौका रहता है, बहुत मौका रहता है। मीटिंग कर रहे हैं, एलोकेशन भी बहुत ज्यादा हुआ नहीं, एलोकेशन ज्यादा का नहीं, ज्यादा का कंटिन्यू हो रही। आफ्टर एनडीए गवर्नमेंट बहुत हो रहे। यूपीए गवर्नमेंट में 300-400 आता था, अभी 7,000 8,000 नहीं, उसको लिमिटेशन नहीं है, इसलिए काम भी हो रही, पैसा भी आ रही। मोदी जी का एक विजन है, एक देश अच्छा होना तो स्टेट भी अच्छा होना चाहिए, स्टेट अच्छा हुआ तो डिस्ट्रिक्ट भी अच्छा होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट अच्छा हुआ तो तालुक भी अच्छा होना चाहिए। इसमें रेलवे एक बहुत बड़ा बिग इंजन है, सबको भी लेकर जाने का पब्लिक कास्ट में ये बहुत इंजन है। बाद में अच्छा काम भी चल रही। सवाल ये कि मैसूर बहुत टूरिस्ट स्पॉट है, इसके लिए स्पेशल ट्रेन देखिए अभी हमें आने का बाद विद इन 8-10 मंथ्स में 3 to 4 मेमो ट्रेन डाल को है। बाद में दूसरा किधर कितने टाइम, एक जमाना में मैसूर को जाता था 6 ट्रेन था, अभी मोर देन 60 चैतन्य ಎಷ್ಟು ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಟ್ರೈನ್ ಮೈಸೂರು ಬೆಂಗಳೂರು ಒಟ್ಟು ಟೋಟಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಪ್ಪ, मोर देन 56। इसलिए पब्लिक कास्ट को कैसा करना क्या करना, रेलवे में रेलवे ऑफिसर में बाद में सब भी एक टीम वर्क में काम चल रही, टीम वर्क में काम चल। That's all we have for now. Keep watching on Bill TV.